Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta in your selection with Focus 24. This video is about PB Shelley. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest offer with some pain is fraught. This poetic lines occurs in which poem? तो यहाँ पे कुछ लाइन दिए गए हैं पोएम से. तो क्वेश्चन इज अबाउट दैट कि ये जो लाइन से किस पोएम से लिए गए हैं. तो इट इज फ्रॉम टू अ स्काई लार्क. टू अ स्काई लार्क किसकी पोएम है? पीबी शैली की फेमस पोएम है. 1820 में इसको लिखा गया था स्प्रिंग सीजन में. पब्लिश्ड हुआ था 1820 में प्रोमेथस अनबाउंड के साथ, जो कि लिरिकल ड्रामा है पीबी शैली का. इस पोएम में टोटल 21 स्टेंजास हैं. और कितने लाइंस की सारी स्टेंजा है? 5 लाइंस की. मतलब हर स्टेंजा 5 लाइंस की है. राइम पैटर्न क्या है? राइमिंग पैटर्न तो ए बी बी. तो याद रखेंगे टू स्काई लार्क 1820 में पब्लिश्ड होता है प्रोमेथस अनबाउंड के साथ. पीबी शैली का पोएम है और 21 स्टेंजा है. इस स्टेंजा 5 लाइन के हैं. राइमिंग पैटर्न है ए बी बी. और लाइन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट. Our sincerest offer with some pain is fraught. याद रखेंगे ये स्काई लार्क से लिया गया. टू स्काई लार्क पीबी शैली की पोएम से. क्वेश्चन नंबर 2. To suffer woes which hope things infinite is written by Shelley. तो ये जो लाइन है किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन है. आंसर इज Shelley. To suffer woes which hope things infinite. तो यहाँ पे जो लाइन है पीबी शैली का है. ये लाइन कहाँ से लिया गया है? पीबी शैली के किस वर्क से? तो दैट इज प्रोमेथस अनबाउंड. 1819 में लिखा गया था. 1920 में इसको पब्लिश कराया गया. और इसमें शैली क्या बात करते हैं? इन द एबो लाइन शैली इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ लव. तो यहाँ पे इस लाइन में शैली जो वैल्यू ऑफ लव है इसकी बात करते हैं. द लाइन इज टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट. अब आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उन पे भी फोकस करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. लाइफ लाइक अ डोम मेनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी until death tramples it into fragments. ये जो लाइन है ये कहाँ से लिए गए हैं? तो एडोनिस से लिया गया है. एडोनिस शैली की पेस्टोरल एलिजी है. जॉन किट्स पर इन्होंने लिखा है. जॉन किट्स की डेथ हो जाती है 1821 में. तभी ये लिखते हैं एडोनिस पेस्टोरल एलिजी को जॉन किट्स को याद करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए. एडोनिस को इन्होंने लिखा है स्पेंसरिन स्टेंजा में. और स्पेंसरिन स्टेंजा बहुत टफ स्टेंजा फॉर्म होता है. इसको बहुत कम ही राइटर जो है यूज करते हैं. और शैली ने बहुत अच्छे से स्पेंसरिन स्टेंजा को यूज किया अपने वर्क एडोनिस में. तो इस तरह से शैली ने एक अच्छे राइटर को, एक अच्छी पोएट को एक अच्छी ट्रिब्यूट दी है अपने वर्क एडोनिस के माध्यम से. तो याद रखेंगे. सेंटेंस एक बार फिर से देख लेते हैं. Life like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until death temples it into fragments. तो ये वाली लाइन भी याद रखेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा. stains the white radiance of eternity. तो याद रखेंगे एडोनिस से लिया गया है. Next important question. Shelley was expelled from the Oxford University due to the publication of what? तो कौन सा वर्क शैली ने पब्लिश किया था जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था? तो दैट इज द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म. बिफोर 20th century it was not very easy for anyone in England even कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी पब्लिश करा सकते हैं. they were not so free. तो यही शैली का जो मैटर है वो बिलोंग्स टू 19th century. और देखिए कैसे इन्होंने अपनी जो यूज किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्होंने यूज किया है. और द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को इन्होंने क्या किया था? प्रिंट आउट करवाया था एक पैम्पलेट के फॉर्म में. ये इनका एक ऐसे होता है. और इसको प्रिंट कराने की वजह से इसको इन्होंने क्या कर दिया था ना, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था. तो इस वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाला गया था. तो दैट एट द टाइम इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर समवन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. और
also they could use the what फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ऐसी सारी चीजें वहां पे भी नहीं था एट द टाइम, और इसी वजह से इनको निकाला गया था। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इज एन एसे, एक एसे है किस चीज पर, टॉपिक क्या, एथिज्म। तो और ये प्रिंट हुआ था, इन्होंने करवाया था 1811 में, और इनके फ्रेंड थे टॉमस हॉग। टॉमस हॉग को भी इनके साथ क्या कर दिया गया था, ऑक्सफोर्ड से निकाला गया था, बिकॉज ही आल्सो सपोर्टेड हिम for this. That is why both of them were expelled from the University of Oxford. Question number 5. Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. ये जो लाइन से, ये किसकी लाइन से और किसको एड्रेस किया गया इस लाइन में, तो पीबी शेली की लाइन है, और इसमें ये स्काईलार्क को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। एक्चुअली ये जो लाइन से स्काईलार्क, जो इनकी पोएम है टू स्काईलार्क, वहीं से लिया गया है, और इसमें ये स्काईलार्क को एड्रेस करते हैं पीबी शेली। एक बार फिर से लाइन को देखते हैं। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। तो याद रखेंगे ये लाइंस कहाँ से लिए गए हैं, स्काईलार्क से। किसको एड्रेस किया गया है, स्काईलार्क को। किसका वर्क है, पीबी शेली का। क्वेश्चन नंबर 6. Shelley's Julian and Medardo is a conversation between Julian and Count Medardo. Who do these two characters represent? शेली का वर्क है जूलियन एंड मेडालो। तो क्वेश्चन इज हियर दैट कि ये एक कन्वर्सेशन फॉर्म में लिखा हुआ पोएम है, और इस वर्क में जूलियन और मेडालो, ये जो दो कैरेक्टर है, ये कौन किसको रिप्रेजेंट करते हैं। जूलियन रिप्रेजेंट्स शेली एंड काउंट मेडालो रिप्रेजेंट्स बायरन। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस पोएम में जूलियन कौन है, शेली है, और मेडालो जो कि काउंट मेडालो है, वो कौन है, लॉर्ड बायरन। Julian and Medardo, a conversation 1818 to 19, is a poem in 670 lines of enjambed heroic couplet by Shelley. जूलियन एंड मेडालो क्या है, एक कन्वर्सेशन फॉर्म में पोएम है, 1818 से 19 के बीच का ये वर्क है। टोटल इसमें 607 लाइन्स हैं, और इंजेम्ड हीरोइक कपलेट में यूज लिखा है इसको शेली ने। पब्लिश हुआ था इनके डेथ के बाद 1824 में। The poem is inspired by conversations Shelley has with Byron in Venice in 1818. ये पोएम जो है कैसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने लिखा था शेली ने। शेली की कन्वर्सेशन हुई थी बायरन के साथ वेनिस में, जब ये रहते थे बायरन के साथ, वेनिस में ये रहा करते थे 1818 में, तभी इनकी कन्वर्सेशन होती है बायरन के साथ। उसी कन्वर्सेशन पे बेस्ड होता है इनका ये वर्क जूलियन एंड मेडालो। तो याद रखेंगे जूलियन इज शेली एंड मेडालो इज लॉर्ड बायरन। The Mask of Anarchy by Shelley is a poem political protest written in response to Peterloo massacre. The Mask of Anarchy जो शेली का वर्क है, ये एक पॉलिटिकल पोएम है, और इसको प्रोटेस्ट किया है इन्होंने। इस पोएम के माध्यम से इन्होंने प्रोटेस्ट किया पीटरलू मसाकर को। The Mask of Anarchy is a British political poem written in 1819 following the Peterloo massacre of that year. तो इस पोएम को इन्होंने 1819 में लिखा था। द मास्क ऑफ एनार्की को उसी ईयर में पीटरलू मसाकर हुआ था, उसी को इन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट करते हुए ये पोएम लिखा था। इट इज परहैप्स द फर्स्ट मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो ये फर्स्ट है ऐसा इस तरह का वर्क जिसमें नॉन वायलेंट फॉर्म में अपना रेजिस्टेंस जो है वो दिखाया गया है। तो याद रखेंगे द मास्क ऑफ एनार्की किसका वर्क है, शेली का, और किस चीज को इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीटरलू मसाकर को। क्वेश्चन नंबर 8. Some critics call him ineffectual, yet along with black dash dash, यहाँ पर डैश से फिल करना, is the nearest example of poet as prophet. In life he suffered more than black. तो ये बात किसके लिए कही गई है, ब्लैक और शेली के लिए। फिर से देखते हैं, सम क्रिटिक कॉल हिम इनइफेक्चुअल। तो कुछ क्रिटिक जो हैं वो शेली को इनइफेक्चुअल मानते हैं, येट अलोंग विथ ब्लैक, फिर भी ब्लैक जो विलियम ब्लैक पोएट है उनके साथ शेली इज द नियरेस्ट एग्जांपल ऑफ पोएट एज अ प्रोफेट।
तो जिस तरह से विलियम ब्लैक को प्रोफेट पोएट के रूप में कंसीडर किया जाता है, वैसे ही सेली को भी प्रोफेट पोएट के रूप में कंसीडर किया जाता है। और सेली के बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपने लाइफ में ब्लैक से भी ज्यादा सफर किया है। तो इट कैन बी क्वेश्चन हियर दैट कि प्रोफेट पोएट के रूप में कौन लोग जाने जाते हैं, तो विलियम ब्लैक एंड पीबी सेली। और सेली ने ब्लैक से ज्यादा सफर किया अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सेली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड? ओड टू द वेस्ट विंड सेली का पोयम है, तो इसमें इन्होंने कैसे खुद को विंड से कंपेयर किया है, तो इन्होंने खुद को विंड से कंपेयर करते हुए बताया है एज टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। तो याद रखेंगे, विंड से इन्होंने खुद को कंपेयर किया है टेमलेस, स्विफ्ट और प्राउड बताकर। ओड टू द वेस्ट विंड जो इनका पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है, ओड है इनकी। टर्जा रीमा में इन्होंने लिखा है इस ओड को। Question number 10. In the last stanza of his Ode to the West Wind, Shelley invokes the West Wind to make him his lyre. Ode to the West Wind का जो लास्ट स्टेंजा है, उस स्टेंजा में सेली खुद को वेस्ट विंड क्या करते हैं, वेस्ट विंड को इन्वोक करते हुए कहते हैं कि वो उसे अपना लायर बना ले, सेली को अपना लायर बना ले, ऐसा सेली वेस्ट विंड से कहते हैं। कहाँ पे? ओड टू द वेस्ट विंड के लास्ट स्टेंजा में। In this last, the poet becomes the wind's instrument, his lyre. तो इस लास्ट स्टेंजा में पोएट सेली जो है खुद को क्या बताते हैं, विंड का इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कहते हैं कि मुझे अपना लायर बना लो। दिस इज अ सिंबल ऑफ द पोएट्स ओन पैसिविटी टुवर्ड्स द विंड। और जो ये चीज क्या दिखा रहा है, पोएट की अपनी सिंबल को प्रेजेंट कर रहा है कि कैसे वो पैसिव है विंड के प्रति। He becomes his musician and the wind's breath becomes his breath। और वो इस लास्ट स्टेंजा में विंड से कहते हैं कि भाई तुम मुझे अपना म्यूजिशियन बना लो, लायर बना लो, और साथ में विंड की जो ब्रीथ है उसे वो कहते हैं कि अपना ब्रीथ बना लो, यानी कि मेरा ब्रीथ बना लो। तो पोएट पीबी सेली क्या कहते हैं कि वो विंड के क्या है, लायर है, म्यूजिशियन है, और वो जो विंड की ब्रीथ है उनकी ब्रीथ है। ऐसा ये ओड टू द वेस्ट विंड के लास्ट स्टेंजा में बताते हैं। आई होप कि ये सारे जो 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं आप लोग को समझ में आया होगा, साथ ही आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।